हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रितेन दौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अबाउट द लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को ही आप और एक नेम से जानते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, बॉर्न-हेबर साइकिल। होपफुली लास्ट सेशन अगर अच्छे से देखा है और याद है तो वहां मैंने आपको सारे के सारे हीट फॉर्मेशंस के बारे में बात की और वो मैंने एंथैल्पी के रिस्पेक्ट में आपको समझाए। हमने वहां फॉर्मेशन की बात की, सब्लिमेशन की बात की, कंबशन की बात की, वेपोराइजेशन एंड सो ऑन प्रोसेसेस हमने वहां देखे। वहां मैंने आपको उस सेशन को पहले क्यों करवाया, क्योंकि बॉर्न-हेबर साइकिल में जो आप असाइन करेंगे इन द एंड मॉलिक्यूल का एसोसिएशन, कैसे वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा फ्रॉम सॉलिड टू डायरेक्ट गैस और फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड दैन टू गैस, उन सारे प्रोसेस में आपको वो सारे फॉर्मेशंस काम आने वाले हैं, इसलिए वो सेशन हमने पहले पढ़ा। तो यहाँ बॉर्न-हेबर साइकिल अब स्टार्ट करते हैं, जिसको आप किस टर्म से भी जानते हैं, लैटिस एंथैल्पी या फिर लैटिस एनर्जी। तो आइए सबसे पहले इस टर्म को एक डेफिनेशन फॉर्म में भी हम समझ लेते हैं। लैटिस एनर्जी अगर सुना है, सॉलिड स्टेट में भी हम इस चीज को पढ़ेंगे और फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। वहां सर ने लैटिस एंथैल्पी अगर बताया है तो सर ने वहां एंथैल्पी यूज नहीं किया होगा, सर ने यूज किया होगा एनर्जी। अब वही एनर्जी यहां हमें किस पे अप्लाई करनी है, अपने लैटिसेस के ऊपर। वो फिजिक्स वाले थे, हम केमिस्ट्री वाले हैं, हम केमिस्ट्री में अप्लाई करेंगे अपने मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो सुनिए, लैटिस एंथैल्पी है क्या? इट्स एन एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड in which changes occurs when 1 mole of an ionic compound dissociate into ions। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपसे पूछूं तो क्या आप ये कह दोगे किसी भी चीज को, किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ने वाली जो एनर्जी है वही उसकी लैटिस एनर्जी कहला रही है, सिंपल टर्म। अब यहां पर अगर मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में बात होगी तो उन मॉलिक्यूल्स को किसमें तोड़ा जाएगा? आयंस में। अब वो मॉलिक्यूल को ही आप एटम्स कहते हैं और उन एटम्स को ही जब आयन में फर्दर डिसोसिएट कर रहे हैं, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको आप ओवरऑल कह रहे हैं लैटिस एनर्जी फॉर दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल एटम। क्लियर? तो और उसी टर्म को यहाँ क्योंकि हीट रिलीज की बात होती है उस एनर्जी के फॉर्म में, तो आपने टर्म ले लिया एंथैल्पी। एनर्जी कह लो, एंथैल्पी कह लो, कुछ भी कह लो, बात एक ही है। तो समझ गए? अब यहाँ मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, फॉर एग्जांपल आपसे NaCl सुना है सबने। अब NaCl का अगर स्ट्रक्चर फॉर्म में मैं बात करूं तो आप कहते हैं भाई सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, क्रिस्टलाइन फॉर्म, और इसीलिए इसको हम या तो क्रिस्टल लैटिस जैसे पढ़ते हैं, ये हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में भी, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगी बहुत अच्छे से। तब हम NaCl के स्ट्रक्चर की पूरी क्रिस्टल लैटिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी यहाँ जो हमें इसकी लैटिस एनर्जी सिंपल देखनी है, वो हमें देखनी है बॉर्न-हेबर साइकिल के रिस्पेक्ट में। अब ये बॉर्न-हेबर क्या टर्म है? ये थे एक जनाब, एक साइंटिस्ट, जिन्होंने अपने नाम पे साइकिल को दे दिया नाम, उसको कह दिया बॉर्न-हेबर साइकिल। उसमें उन्होंने सिर्फ क्या चेंजेस देखे थे कि कोई भी एटम और आयनिक स्पेशीज में जब कन्वर्ट होता है तो वो अपने स्टेट्स कैसे चेंज करता है, और ये जो स्टेट का ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड दैन टू गैस, उस दौरान कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहां ऐड हो रहे हैं, या फिर जो आयनिक स्पेशीज डिसोसिएट हुई हैं उनमें एनर्जी चेंज क्या आया है, उसको हमने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया? एक साइकिल की फॉर्म में। और ये साइकिल की फॉर्म जिन्होंने दी, उन्होंने अपने नाम से उसको असाइन कर दिया, कह दिया बॉर्न-हेबर साइकिल। तो चलिए, अगर NaCl की मैं बात करूं तो आपको सबको अच्छे से पता है कि Na+ में डिसोसिएट होगा और Cl- में डिसोसिएट होगा। ये अभी यहाँ पर सॉलिड था और ये मैंने यहाँ आयनिक स्पेशीज में इसको ब्रेक कर दिया। अब जब मैं यहाँ इसकी बात करूंगी तो आप कह देंगे ओवरऑल डेल्टा H लैटिस एंथैल्पी के फॉर्म में अगर पूछ लिया जाए तो इसकी एनर्जी कुछ होती है लगभग 788 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है? अब ये कैसे होती है ये अब हम आपको सिखाएंगे। तो चलो आ जाओ। सबसे पहले एग्जांपल ले रही हूं NaCl वाला, स्टार्ट कर रही हूं, बड़े अच्छे से समझना इसको। पहली चीज तो इसमें गलती कर दी तो मार खाओगे। मैंने एग्जाम्पल किसका लिया है? Na दिख रहा है? ठीक है, सॉलिड स्टेट में है, प्लस हाफ Cl2। ये सॉलिड होगा या गैसियस होगा? और यहां से हमारा बन गया NaCl सॉलिड। ठीक है, और जो ओवरऑल हीट रिलीज आएगा उसको हम क्या कहेंगे? डेल्टा HF।
फॉर्मेशन की बात हो रही है। अब यहाँ मेरे को ये जो सॉलिड है गैसियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं ये बॉर्न हेबर साइकिल समझा रही हूँ, अच्छे से समझ लेना। एक एग्जाम्पल मैं बताऊँगी, दूसरा तुम खुद सॉल्व करोगे। तो देखो, सबसे पहले मुझे इनके स्टेट्स की चेंज की बात करनी होगी, तो वहाँ मैं 1 to 1 यूज़ करूँगी। इसमें जब मुझे आयन की बात करनी है, मुझे इसे आयनिक स्पेशीज में कन्वर्ट करना है, तो आप ये कहेंगे मैम सॉलिड से स्टेट में चेंज होगा, तो यहाँ पर जो एनर्जी यूज़ होगी वो क्या होगी? सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक है, और सब्लिमेशन एनर्जी मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस। तो जैसे ही मैं ये कहती हूँ तो आपने मुझसे कहा Na गैसियस स्टेट में हो गया कन्वर्ट। अभी मुझे इसको आयनिक स्पेशीज में कन्वर्ट करना है। जैसे ही मैं इसको आयनिक स्पेशीज में कन्वर्ट करूंगी तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पर क्या यूज होगा? आयनिक की बात हो रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ यूज होगी। तो ये लीजिए, आपने कहा और मैंने कह दिया कि ये लीजिए आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ यूज हुई। और ये जो आयनाइजेशन एनर्जी क्योंकि मैं इसको प्रोवाइड कर रही हूँ तो कैसी होगी? प्लस। ठीक है, अब ऐसे ही एक बार Cl के लिए चेक कर लेते हैं। आ जाओ। अब Cl के लिए क्योंकि हाफ Cl2 दे रखा है तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी? इसको डिसोसिएट करूंगी। अब डिसोसिएट करूंगी तो उसके लिए कौन सी एनर्जी काम आएगी? डिसोसिएशन एनर्जी। और जब तोड़ने का काम है तो भाई 2 से डिवाइड कर दूं? बिल्कुल कर दो। ये मैं प्रोवाइड कर रही हूं तो ये आ गया आपके पास एक Cl। और आपको Cl को भी किस में चेंज करना है? आयनिक स्पेशीज में। तो अब जब आयनिक स्पेशीज में चेंज करना है तो यहाँ इसके लिए क्या यूज होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। और इलेक्ट्रॉन ऐड करने का काम कौन जनाब करते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये कैसा हो गया? नेगेटिव। ये लीजिए, ये आ गया Cl माइनस, यहाँ पर ये हो गया गैस। क्लियर है ये बात यहाँ तक? अब ये जो Na प्लस मेरा बना और Cl माइनस बना, इन दोनों आयनों को मिला दूं मैं अगर मेरे पे वेब सीरीज का भूत सवार है आजकल। अगर ये लो, अब मैं ये दोनों आयनिक स्पेशीज को कर देती हूँ कंबाइन, तो मेरे पास यहाँ पर कौन आ गई? लैटिस एनर्जी। ये लो, सुंदर नहीं बना रही हो, तुम्हें दिख जाए बस। हाँ, ये चीज़ें तो बहुत जल्दी हमें आ जाता है। मैम सुंदर बना रही हो क्या आप इसको? इसमें क्या सुंदर बनाऊंगी बॉक्स में? नालायक बच्चे। ये क्या है यहाँ पर? लैटिस एनर्जी। अरे हाँ, L है ये लो। और ये कैसी होगी? नेगेटिव। आगे पूरी बात समझ में? ऐसे बनेगी बॉर्न हेबर साइकिल। क्या किया तुमने? सबसे पहले हमने NaCl को भाई इसके स्टेट चेंज किए, हमको पॉजिटिव में चाहिए, हमने Na प्लस आयन बनाया। ये किसने किया है? ऐसे जो सिस्टम खराब करता है ना मेरा। ये लो, ठीक है, पिंक और लगाओ अब। ठीक है, ये लो। तो हमारे पास क्या आ गई? होल ओवर लैटिस एनर्जी। अभी काम खत्म नहीं हुआ, काम अब यहाँ आपसे निकलवाई जाएगी डेल्टा HF, यानी कि लैटिस एनर्जी के फॉर्मेशन का फॉर्मूला निकालना है अब आपको। तो निकाल देते हैं फॉर्मूला। क्या कर दोगे? इन सबको ऐड कर दो। कैसे लिखेंगे? डेल्टा HF इक्वल्स टू sublimation energy plus ionization energy plus dissociation energy minus electron affinity and minus lattice energy। ये लो, यहाँ से आपको फॉर्मूला निकल के आ जाता है आपका HF वैल्यू, और ये है आपकी बॉर्न हेबर साइकिल। अब यहीं पर आपको इन टर्म्स में अगर क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा, या तो आपसे साइकिल तो नहीं बनवाएगा, ऑप्शन वाला पार्ट है, आपको पूछ लिए जाते हैं ये स्टेट्स एक तो
कि जब ये यहाँ से गैसेस फॉर्म में चेंज हो रहा है तो फर्स्ट फेज में कौन सा होता है, तो याद रखना है सब्लिमेशन, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट वाला आपसे पूछ लिया जाए तो भी याद रखना है आयनाइजेशन। एक तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो आप गलत करके आ जाते हो। तो ये है हमारे ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चंस। दूसरा क्वेश्चन आपको एनर्जी वैल्यूज़ गिवन होती हैं। ये जो जितने भी पार्ट है आपको पूरी साइकिल के साथ इनकी वैल्यूज़ भी गिवन होती है, एनर्जी वैल्यूज़। उन एनर्जी वैल्यूज़ से आपसे HF की वैल्यू पूछ ले तो आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया कैसे रखोगे। फॉर्मूले में वैल्यू रखना और रिजल्ट निकाल लेना। वैल्यूज़ निकलवाएगा नहीं, एक एक की वैल्यू नहीं निकलवाएगा, वैल्यूज़ गिवन होके आपसे फाइनल पूछ सकता है या फिर बीच में से कोई एक मिसिंग होगी ओवरऑल में पूछ सकता है। तो इतनी मैथ्स तो हमें आती है, बेसिक मैथ्स। सबसे मेजर इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका समझना। अब चलो एक और एग्जाम्पल से मैं यहाँ आपको समझाऊंगी। कई बार क्वेश्चन में आता है, ये तो हमने एक सिंगल स्टेट में बात की, कई बार होता है आप देखते हैं डबल आयनिक स्पेशीज़ के फॉर्म में या फिर आयनिक स्पेशीज़ के ऊपर चार्ज जो होता है वो डबल होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर आप कहें आयनाइजेशन एनर्जी 2 बार काउंट क्यों की है। तो एक और एग्जाम्पल से समझ लिया जाए इसको। यहाँ ये स्ट्रक्चर था आपका किसका, NaCl की बॉर्न हेबर साइकिल थी ये लो। या फिर आप कह दें लेटिस एनर्जी साइकिल। कर लोगे? एक और समझा दूं, आओ। नेक्स्ट मैं ले रही हूं किसकी, बॉर्न हेबर साइकिल एग्जाम्पल ले लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल लें, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल में थोड़ा सा मार्कर थिन करते हैं, थिन नहीं, हम ये ग्रीन क्यों लिया बाबा, आ जाओ। मैंने लिया Mg प्लस, दिख रहा है Mg, बढ़िया दिख रहा है तुमको, ठीक है, हाफ O2, क्या बन गया MgO। अब तुमको पता है ये Mg+2 में है, ये -2 में है, और यहाँ से क्या निकालनी है ये। तो लो 1 to 1 अब स्टेप फॉलो करते जाओ। आ जाओ, सबसे पहले वही स्टेट चेंज की बात करोगे तो पहले Mg को लेकर शुरू कर दूँ, सब्लिमेशन एनर्जी यानी कि प्लस, ये Mg बाबा आ गए गैस में। अब यहाँ से फिर आप क्या करोगे, आपको वही आयनाइजेशन एनर्जी अप्लाई करनी है, आयनाइजेशन एनर्जी 1, क्योंकि हमारे पास Mg कितने हैं +2 में, तो हमने 2 बार यूज़ करी। एक बार आया Mg प्लस, फिर मैंने दोबारा आयनाइजेशन एनर्जी लगाई, आयनाइजेशन एनर्जी 2, तो यहाँ पर क्या हो गया Mg+2 हो गया। अब ऐसे ही हम O2 का चेंजेस देख लेते हैं। चलो O2 के लिए दूसरा कलर ले लेते हैं, क्या बात कर दी भाई, ये लो। अब O2 का चेक कर लें। अब O2 के लिए चेक करोगे तो सबसे पहले वही डिसोसिएशन एनर्जी लगाओ, डिवाइडेड बाय 2। डिसोसिएशन एनर्जी लगाते तुम्हारे पास सबसे पहले आएगा ऑक्सीजन। अब इसके ऊपर भी -2 चार्ज है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 लगाई, माइनस O- आ गया यहाँ पर, ठीक है, और गैस स्टेट में है, ठीक है। अब जो सेकंड वाली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगेगी वो प्लस में लगेगी, माइनस में नहीं लगेगी। यही गलती आप यहाँ पर करते हो। वो प्लस में क्यों लगेगी, क्योंकि भाई ये ऑलरेडी नेगेटिव स्पेशीज है, इसकी टेंडेंसी कंप्लीट हो गई, दूसरी बार एनर्जी आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज EA2 और ये हो गया प्लस O2 माइनस, बन गया। दोनों को ऐड कर लो, आ जाओ। ऐड करके हमने क्या बनाया था पहले, लेटिस एनर्जी कैसी होती है, माइनस कर दोगे। अब चलो, ये तो तुमने कर दिया, हमने 2 बार आयनाइजेशन एनर्जीज भी लिख ली। फॉर्मूला बना के दिखाओ। बना दूं फॉर्मूला, क्या करोगे फॉर्मूले के लिए, डेल्टा HF इज इक्वल्स टू, कहाँ से शुरू किया था, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस IE1 आयनाइजेशन एनर्जी प्लस IE2 सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी प्लस डिसोसिएशन एनर्जी, फिर क्या है -EA1
एंड प्लस EA2 माइनस लैटिस एनर्जी। ये लो, बन गया फॉर्मूला तुम्हारा कंप्लीट। कर लोगे अब, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी था। अब तुमसे एक आयनाइजेशन एनर्जी पूछे, दो आयनाइजेशन एनर्जी पूछे, दो इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज के रिस्पेक्ट में पूछे या सिंगल के रिस्पेक्ट में पूछे, आपको स्पेशीज देखते ही फट से देख लेना है कि आयनिक स्पेशीज कितनी कितनी होंगी। आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी टर्म्स में एनर्जी यहाँ डिवाइड होने वाली है और आप होल ओवर बना लेंगे फॉर्मूला। ये किसका था? MgO बॉर्न हेबर साइकिल। ये लो, खत्म ये पार्ट। अब आगे क्या थ्योरी ली है हमने सेशन में, वो देख लेते हैं। ये लो, अब वही NaCl जो मैंने अभी समझाया था विद ऑल द एनर्जीज यहाँ पर आपको लिख के दिया हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दिस बॉन्ड, आयनाइजेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी, फ्यूजन एनर्जी, लैटिस एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सारी की सारी मैंने सिखा दिया कि हमें कैसे रिलेट करना है, तुम रिलेट कर पाओगे। चलो अब देखो, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट किया था, उसी को हमने क्या कहा? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कहा, वहाँ उसकी एनर्जी ये गिवन है, हमें एग्जाम में ये एनर्जी नहीं निकालनी है, न्यूमेरिकल में जब पूछा जाता है ये वैल्यूज़ हमें गिवन होंगी, सो टेंशन फ्री रहो। तो इसकी एनर्जी कितनी है? दिस। देन हमने क्या किया, जब वो गैसीय स्टेट में चेंज हुआ तो हमने फिर नेक्स्ट स्टेप देखा कि भाई वो आयनिक स्पेशीज में कन्वर्ट करना है प्लस में, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन उसमें से क्या किया, ये लीजिए Na से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, प्लस में आ गया, ये क्या कहलाया? आयनाइजेशन। आयनाइजेशन एनर्जी कितनी थी? 496 किलोजूल मोल इनवर्स। फिर हम गए Cl पे, हमने सबसे पहले उसको गैसीय स्टेट में कन्वर्ट किया, डिसोसिएशन हमने यहाँ पर कराया क्लोरीन का, क्योंकि यहाँ हमारे पास कितने मॉलिक्यूल थे? हाफ, और हमें कितना चाहिए? एक कंप्लीट, सो हाफ द बॉन्ड डिसोसिएशन। यहाँ से आपने इसकी वैल्यू निकाली दिस। फिर हमने इसको भी माइनस टर्म में चेंज किया, आयनिक स्पेशीज में कन्वर्ट किया, मतलब क्या था? इलेक्ट्रॉन गेन किया हमने यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन गेन करते ही हमने एनर्जी चेंज देख लिया, दिस इज इट। ये था हमारी बॉर्न हेबर साइकिल, या फिर आप कह सकते हैं लैटिस एनर्जी के बारे में चर्चा। छोटा सा सेशन था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखो, अब आपको देखना है वो फैक्टर्स के बारे में, मैं एक दो के बारे में बात करूंगी जिन पे ये लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है। मैंने आपसे बार बार एक ही चीज कही चार्ज के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आयनिक स्पेशीज है तो चार्ज होगा ही होगा। तो अब यहाँ आपको होल ओवर क्या रिलेट करना है? चार्ज और साइज का क्या फैक्टर होगा। तो आप देखिए, अगर मैं इस NaCl की ही बात कर लूँ, Na प्लस में है, Cl माइनस में है, होल ओवर बन गया हमारा लैटिस NaCl का, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप सबसे पहले अगर 4 से रिलेट करोगे तो आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R²। ये इसके रिस्पेक्ट में, ये इसके रिस्पेक्ट में। तो आपको ओवरऑल दिख रहा है कि अगर यहाँ पर मैं F इंक्रीज करूंगी तो लैटिस एनर्जी भी इंक्रीज होगा ही होगा। रट लेना दिमाग में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर्स। दूसरा क्या है, मैंने यहाँ चार्ज से रिलेट किया है, तो मैंने कहा भाई ये F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। C, F is directly proportional to charge and inversely proportional to size। बात रट लेना दिमाग में। F is directly proportional to charge, that is lattice energy की ही बात चल रही है। lattice energy is directly proportional to charge and inversely proportional to the size of ions। तो आप कहेंगे जैसे जैसे size of ion increase होगा मतलब distance भी increase होगी, so overall lattice energy यहाँ क्या हो जाएगी? decrease। ठीक है, आओ एक नोट फॉर्म में बात कर लेते हैं। मैंने यही कहा, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। क्लियर? समझ गए? बढ़िया। अब सुनो मेरी बात, ये बॉर्न हेबर साइकिल तो यहाँ खत्म हो गई, एंथैल्पी तक का पार्ट यहाँ पे हो गया एक बार के लिए वाइंड अप, और एंथैल्पी के बाद आपने बॉर्न हेबर पढ़ ली। अब इस बॉर्न हेबर के बाद मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा इसका वेटेज नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फिजिक्स में इसका वेटेज ज़्यादा है और होपफुली फिजिक्स वाले सर ने आपको इसको अच्छे से ब्रीफिंग की होगी। अपने पार्ट में एक छोटा सा सिर्फ इसको एक समझने वाला पार्ट है कि किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है और एग्जैक्टली कितने टेम्परेचर पर बात की जाती है। तो उसके लिए एक छोटा सा सेशन हम ले रहे हैं इसी के साथ में, किसका? बॉर्न कैलोरीमेट्री का। तो आइए, कैलोरीमेट्री है क्या? सबसे पहले तो ये पढ़ लें, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री और फिजिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट। किसको मेजरमेंट कर रहे हैं आप? हीट को। साथ साथ एक चीज याद रखनी है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम यहां पर कांस्टेंट रखा जाएगा।
सो द मेजरमेंट ऑफ हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज सिंपली नोन एज कैलोरीमेट्री। और इसको जिन्होंने जनरेट किया वो थे साइंटिस्ट बॉम। उन्होंने अपने नाम पे इसको नेम दे दिया, दैट इज बॉम कैलोरीमीटर। उन्होंने उस अपरेटस को अपने नेम पे नेमिंग कर दी। तो देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल कहता है द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री स्टेट्स दैट हीट गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी मस्ट बी इक्वल टू द हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी। क्या कहा है उन्होंने, ये लीजिए कोल्ड बॉडी and this is your hot body। तो ये क्या कह रहे हैं आपसे, ये जनाब क्या कह रहे हैं, हीट गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी मस्ट बी इक्वल टू द हीट लॉस्ट बाय द, तो मैं ये कर सकती हूँ जस्ट रिवर्सिबल, हीट गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी मस्ट बी इक्वल टू द हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी provided there is no exchange of heat within the surrounding। ठीक है, सो हम टोटल कह सकते हैं हीट गेन्ड इक्वल्स टू हीट लॉस्ट। छोटा सा प्रिंसिपल है। अब आ जाओ, अब इसको समझ लो एक बार के लिए। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल, तुमको दिख रहा है यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं है, ये अपरेटिस मैंने बनाया है। आओ समझना को ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ इसका प्रिंसिपल वर्किंग देख लिया आपने, पता चल गया इतना ही पार्ट है हमारे। तो देखो ये एक चैम्बर है, ठीक है। इस चैम्बर के ऊपर मैंने यहाँ पर एक टाइट लिड, कंप्लीट टाइट लिड लगाई हुई है जिससे कोई एक्सचेंज ना हो सके, है ना। अब ये जो टाइट लिड है और इसके इन बिटवीन ये एक वाटर चैम्बर है, इंसुलेटेड वाटर कैबिन है। सबसे पहले तो अगर मैं इसको समझाऊँ तो चलो इसको साइड में करो, फिर इस तक पहुँचेंगे अपन। मैं आपसे कहती हूँ कि मैंने एक चैम्बर लिया, उस चैम्बर के अंदर मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स डाले हुए हैं। ये लीजिए, ठीक है। और ये जो मेरे 2 इलेक्ट्रोड्स हैं ना, ये मैंने एक प्लैटिनम वायर से कनेक्ट कर रखे हैं, ठीक है। और ये प्लैटिनम वायर जो है इसको मैंने एक प्लैटिनम कप में ही इस इलेक्ट्रोड्स को डिप कर रखा है और इनके अंदर एक सॉल्यूशन है, एक सब्सटेंस है, ठीक है, जिसमें हमको ओवरऑल हीट गेन और लॉस का पार्ट देखना है। तो सबसे पहले एक चीज़ सुन लो। अब मैंने ये क्या है, इलेक्ट्रोड्स, ये आपका प्लैटिनम वायर जिससे ये कनेक्टेड है, ये प्लैटिनम कप, और ये है आपका एक चैम्बर जिसमें इसको अपन ने रखा हुआ है, ठीक है। अभी ये जो चैम्बर है अभी ये इनकम्प्लीट है। इसके बाद मैंने इसमें क्या किया है, ये जो कंप्लीट चैम्बर है मैंने इसके साइड में लगा दिया है एक फ़ैन, ठीक है। और ये जो फ़ैन है ये रहा, चलो थोड़ा सा बाहर आ गया, तुम समझ लेना। एक फ़ैन लगा दिया और साथ साथ लगा दिया मैंने यहाँ एक थर्मोमीटर। दिस इज़ योर थर्मोमीटर और ये क्या है, फ़ैन। तो क्या होगा जैसे ही, और यहाँ पर अब मैंने बाकी के में पूरे में वाटर है, यही एक एग्जाम्पल यहाँ रखा हुआ है। अब आपने क्या किया है, ऊपर से ऑक्सीजन प्रोवाइड की है। यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लिड आपने टाइटली कंटेन की है और ऊपर से जो आपका पार्ट है आप वहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, फिर आपको चेंजेस देखने हैं। तो आप यहाँ कहेंगे ये हमारी फायरिंग लेट्स या फिर आप जिनको इलेक्ट्रोड्स कह रहे हैं, दिस इज़ योर स्टिरर जिसको मैंने एज अ फैन कहा है। और स्टिरर का काम क्या है, जैसे ही वो प्रॉपर मूवमेंट करता रहेगा तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा ओवरऑल चैम्बर के अंदर, और एल्स आप देखेंगे नहीं तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं रह पाता। सो फॉर दैट वी यूज़ एन स्टिरर जिसको हम मैकेनिकली
हैंडल कर रहे हैं। तो ये स्टिरर का काम है। अब यहाँ आपने क्या किया है, ऑक्सीजन को इनलेट किया है इस पाइप के थ्रू। आपने ऑक्सीजन को अंडर प्रेशर यहाँ पर इनलेट किया है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ओवरऑल चेंज जो आएगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ हीट में चेंज आएगा। और यहाँ इसका प्रिंसिपल मैंने यही कहा कि हीट गेन इक्वल्स टू हीट लॉस होगा ऑफ द सिस्टम के। सो दिस इज़ द सिंपल बॉम्ब कैलोरीमीटर। और ये किस लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। यूज टू मेजर, यही है इसके ऊपर क्वेश्चन जो पूछा जाता है। इसकी वर्किंग प्रिंसिपल आपकी अप्लाइड केमिस्ट्री में होती है, और अप्लाइड केमिस्ट्री हमारे नीट में काम नहीं आता। सिर्फ हमें इसका फेनोमेनन समझना है, एक बेसिक आउटलेट समझना है, प्रिंसिपल पता होना चाहिए, वो पता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और इसका काम क्या है, वो यूज टू मेजर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड्स and non-volatile liquids, or you can say fuels। ये है इसका मेजर। लिख लेना इसको कहीं भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कर लोगे? इतना सा ही पार्ट है इस बॉम्ब कैलोरीमीटर का, बहुत ज़्यादा नहीं है। चलो, तो अब देखिए, अभी हम लोग कैलोरीमीटर को अच्छे से डिस्कस कर रहे थे, सारी चीज़ हमने उसकी समझ ली। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ वो क्या है, पहली चीज़ ये कि आप इसको कांस्टेंट वॉल्यूम पर बात करते हैं, और एक और टर्म है दैट इज कांस्टेंट प्रेशर, तो उसको भी मैं यहाँ भी समझाऊंगी। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए आपको पता है दैट इज यूज्ड फॉर व्हाट, कांस्टेंट वॉल्यूम इज द मस्ट कंडीशन। साथ साथ टेम्परेचर रेंज भी याद रखनी है, प्रेशर कंडीशंस भी याद रखनी है, वो कितना है 20 to 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? अब ये पता चल चुका है, इसके साथ एक चीज और याद रखेंगे आप, वो क्या है, यहां मैंने सारे की पॉइंट्स मेंशन किए हैं। दैट द कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन फॉर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड एंड नॉन वॉलेटाइल लिक्विड फ्यूल। क्लियर है? क्योंकि एग्जाम में स्ट्रेट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इसका एग्जैक्टली यूज क्या है, किस चीज को कैलकुलेट करने के लिए इसको apparatus को यूज किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, यूज टू डिटरमाइन कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड एंड नॉन वॉलेटाइल लिक्विड फ्यूल। बात समझ में आ गई? अब ये एग्जाम्पल भी दिख रहा होगा, ये वही मेरा एक थर्मोनॉर्मल कप, आपने कहा कि फोम्ड पॉलिस्टीरीन कप मैंने ले रखा है, और ये जो थर्मोमीटर मैंने इसमें इंसर्ट किया हुआ है, इसका नेम होता है बैगमैन्स थर्मोमीटर। बिल्कुल थर्मोमीटर का नाम भी पूछ लिया जाता है, बट ये थर्मोमीटर हर कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं है। कैलोरीमीटर के केस में अगर थर्मोमीटर का नेम पूछ लिया जाए तो याद रखना है दैट इज बैगमैन्स थर्मोमीटर। क्लियर है ये चीज? चलो, अभी कांस्टेंट वॉल्यूम की बात तो समझ में आ गई थी, अब एक कंडीशन और है दैट इज अबाउट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। अब कांस्टेंट प्रेशर की जो कंडीशन है वो कहां पर यूज की गई है, आपको एक एग्जांपल देखने को मिलेगा एग्जाम की टर्म में, वो क्या होगा, कॉफी कप कैलोरीमीटर। बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट भी हमारा वही था, फोम्ड पॉलिस्टीरीन कप दैट इज सिंपली अ कॉफी कप। जो आप कहीं भी कॉफी पीते हैं तो आप देखते हैं कि नॉर्मल जो डिस्पोजल कप होता है दैट इज समहाउ अ फोम्ड कप, तो उसी की बात की गई और उसी में हमने अपरेटस सेट करके देखा है। तो सबसे पहले इसको समझ लो, ये आपका थर्मोमीटर, अगेन अ बैगमैन्स थर्मोमीटर, साथ में मैंने यहाँ स्टिरर लगाया हुआ है, और उस कॉफी के ऊपर, कप के ऊपर कवर भी आता है। ये मेरा कवर नहीं आता है, अरे हॉट कॉफ़ी के केस की बात हो तो भी आता है, कोल्ड कॉफ़ी की हो तो भी आता हो, डिपेंड करता है तुमने कौन सी पी है। चलो, अब यहाँ जो रिएक्शन मिक्सचर है वो आपका अंदर, और सेम वही चीज़ आपको यहाँ पर चेक करनी है जो मैंने अभी समझाई थी। बस कंडीशंस क्या हैं, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। वहाँ क्या कंडीशन थी, कांस्टेंट वॉल्यूम वाली थी, यहाँ की कंडीशन है कांस्टेंट प्रेशर। तो चलो चेक कर लो, इसको आप क्या कहते हैं, कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर सिंस अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ आप पॉलिस्टीरीन कप पार्शियली फिल्ड होता है वाटर के साथ, बिकॉज पॉलिस्टीरीन इज अ गुड इंसुलेटर। ये लीजिए, वेरी लिटिल हीट लॉस थ्रू कप वॉल्स, heat evolved by a reaction is absorbed by the water and the heat capacity of the calorimeter is the heat capacity of the water। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिला, सेम चीज़ थी। वन टाइम इज द कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन, अदर टाइम इज द कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन। सेम एग्जाम्पल, सेम फेनोमेनन, सेम थर्मामीटर, सेम स्टिरर, सेम कॉफी मग। बात समझ में आ गई? कुछ ज़्यादा खास नहीं था। चलो, अब इसके साथ साथ
ये तुमने चेक किया। अब इसी में तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि दोनों कंडीशंस में पूछ लिया जाता है। साथ साथ कैलोरीमीटर वाला पार्ट एज सच हमारे पार्ट में इतना नहीं है। फिजिक्स वाले सर ने भी इस चीज़ को डिस्कस किया होगा। फिजिक्स में थोड़ा सा डिफरेंट है, ये अपना सिर्फ थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, वहाँ थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। तो दोनों जगह रिजैम्बल कर लो, आराम से पढ़ लो। यहाँ जाके जो है तुम्हारा ये पार्ट खत्म होता है प्योरली। कैलोरीमीटर, बॉम्ब्स कैलोरीमीटर, जो जनाब थे उनका नाम था बॉम्ब, उन्होंने अपने नेम पे इसको नेम दिया बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो यहाँ जाके ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आपके साथ कुछ नए टॉपिक के साथ इसी चैप्टर से रिलेटेड। तब तक ये नहीं समझना है कि टोटली थियोरेटिकल सेशन था, छोटा सा सेशन था तो इम्पॉर्टेंट नहीं था। थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स आर ऑल्सो टू मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच।